तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग ग्रुप ए जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है और इसमें जो यूनिट 2 दिया हुआ है आपका जो जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित है, इसमें जो जो टॉपिक दिए हुए हैं इन टॉपिक का हम लोग कीवर्ड्स के बारे में आज देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आपको पता है, जो आपका मेंस में जो जेपीएससी का जो सिलेबस है मेंस पेपर 3 में, इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी आता है पेपर 3 में, जिसमें अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो ये 4 सेक्शन में डिवाइड है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, रिसोर्सेज ज्योग्राफी और झारखंड ज्योग्राफी में। अगर हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें टोटल 10 यूनिट दिए हुए हैं, जिसमें से यूनिट 1, 2 और 3 जो है वो आपका जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित है। यूनिट 4 से लेकर यूनिट 9 तक जो है वो आपका क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित है, और वहीं यूनिट अगर 10 देखें तो वो आपका ओशिनोग्राफी से संबंधित है। बीच में एक दो टॉपिक और आपके दिए हुए हैं जो कि मतलब कि बायो ज्योग्राफी से संबंधित है, जैसे कि सॉइल फॉर्मेशन ये हो गया, ये सब, और वाटर साइकिल, ये सभी जो है वो आपका बायो ज्योग्राफी से संबंधित है। ठीक है। अगर हम लोग देखें तो यूनिट 1 जो था, जिसमें टोटल 6 टॉपिक दिए हुए, 6 नहीं 7 टॉपिक दिए हुए थे, उसका हम लोग कीवर्ड भी देख चुके हैं और उसका जो है हम लोग पीछे क्लास भी लगभग कर ही रहे हैं। ठीक है। उसमें अगर हम लोग देखें टॉपिक के नाम अगर बताया आपको हम, तो उसमें 7 टॉपिक दिए हुए थे। पहला टॉपिक जो है वो आपका पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास है, ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक देखें तो वो है पृथ्वी के अंतराल यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना है। तीसरा टॉपिक देखें तो आपका वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। चौथा टॉपिक देखें तो प्लेट विवर्तनिकी है यानी कि प्लेट टेक्टोनिक है। वहीं अगर हम लोग पाँचों टॉपिक की बात करें तो अर्थक्वेक यानी कि भूकंप है। और छठे नंबर टॉपिक की बात करें तो वह है आपका ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो। और सातवां नंबर टॉपिक की बात करें तो वह है आपका सुनामी। ठीक है। इनमें से 5 टॉपिक के बारे में सर पढ़ाए हैं, 2 टॉपिक सर नहीं पढ़ाए हैं। एक जो आपका पृथ्वी की उत्पत्ति और जो विकास है ना, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये वाला टॉपिक सर नहीं पढ़ा है। और जो है सुनामी वाला टॉपिक सर नहीं पढ़ा है, क्योंकि इससे फुल लेंथ 40 नंबर का क्वेश्चन नहीं बन सकते, इस कारण इसको नहीं बताएं। लेकिन आप थोड़ा बहुत आइडिया रख लीजिएगा, क्योंकि ये सिलेबस में है तो कम से कम PYQ तो बन ही सकता है ना ये सब टॉपिक से। तो आप थोड़ा बहुत आइडिया रख लीजिएगा वहाँ से, ताकि आप PYQ को मतलब सॉरी MCQ क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सको, है ना। इसी क्रम में अगर हम लोग यूनिट 2 देखें और यूनिट 3, ये दोनों भी आपका अभी बताया गया था जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित है। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 ये तीनों जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित है। यूनिट 1 में कौन कौन टॉपिक दिए हुए आपको बता दिया गया है। ठीक उसी तरह अगर हम लोग यूनिट 2 के बारे में देखें तो यूनिट 2 में क्या क्या दिया हुआ है देखिए। पहला है चट्टानों के प्रमुख प्रकार, ये दिया हुआ यूनिट 2 आपका। ठीक है, रुकिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम, आपको दिख जाएगा। ये रहा आपका यूनिट 2। ठीक है। यूनिट 2 में क्या क्या है वो देख लीजिए। चट्टानों के प्रमुख प्रकार एवं उनकी विशेषताएं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना पड़ेगा कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या क्या विशेषता है। और आप ये जान लीजिए कि चट्टानों के प्रकार और उनकी विशेषता से 40 नंबर का फुल लेंथ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जीपीएससी से एग्जाम में, तो इसलिए इसको भी सर नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है ना। लेकिन इस टॉपिक से MCQ बहुत बनता है, PT में हो चाहे वह मेंस में हो, इससे MCQ बहुत बनता है। तो इस कारण इस टॉपिक को आप PT के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद पढ़िएगा। ठीक है ना। इसको सर नहीं पढ़ाया है तो इसको PT के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि MCQ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ना पड़ेगा कि कितने प्रकार के चट्टान होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषता होती है, बला बला, है ना। आगे देख लीजिए। इसी टॉपिक में लिखा हुआ है चट्टानों के प्रमुख प्रकार एवं उनकी विशेषताएं, ये तो हो गया, अलग पार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कुछ वर्ड लिखा हुआ है और बोला है कि इनके द्वारा जो भी स्थलाकृतियों का यानी कि टोपोग्राफी का विकास होता है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनको बतलाइए। तो सबसे पहला दिया हुआ यहाँ पे देखिए, एक दिया हुआ नदी, दूसरा दिया हुआ हिमानी, तीसरा है शुष्क और चौथा दिया हुआ काष्ठ प्रदेशों में स्थलाकृतियों का विकास और विशेषताएं। यानी कि चारों को पढ़ना पड़ेगा आपको अलग अलग से। पहला पढ़ना पड़ेगा कि नदी के द्वारा किस तरह की स्थलाकृति बनती है, वो आपको बतलाना होगा। हिमानी के द्वारा किस तरह की स्थलाकृति बनती है वो बतलाना होगा। शुष्क यानी कि एरिड क्षेत्रों के द्वारा किस प्रकार की स्थलाकृति बनती है वो बतलाना होगा। फिर आपका काष्ठ प्रदेशों में जो है वो किस तरह की टोपोग्राफी बनती है वो बतलाना होगा और उसकी विशेषताओं को बतलाना होगा। तो इसमें देख लीजिए आपका क्या क्या दिया हुआ है, इसमें देख लीजिए कितना टॉपिक है। अगर हम लोग टॉपिक की बात करें तो पहला टॉपिक है चट्टानों के प्रमुख प्रकार एवं उनकी विशेषताएं, ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक की बात करें तो नदी के द्वारा जो टोपोग्राफी बन रहा है वो। तीसरा टॉपिक देखें तो हिमानी के द्वारा यानी ग्लेशियर के द्वारा जो टोपोग्राफी बनता है वो। चौथा देखिए तो शुष्क क्षेत्रों में जो टोपोग्राफी बनता है वो। और पांचवा देखें तो काष्ठ प्रदेशों में जो टोपोग्राफी का निर्माण होता है वो। तो ये 5 टॉपिक यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं हम लोगों को। ठीक है।
यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 5 टॉपिक देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर इसी क्रम में अगर हम लोग देखें, एक एक करके बात करते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, ये जो चट्टानों के प्रमुख प्रकार और उनकी विशेषताएं हैं, ये हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ेंगे। इसमें केवल हम लोग पीटी के लिए फैक्ट पढ़ लेंगे कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषता होती है, बस इसी से काम आपका बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नदी वाला भी सर हम लोग को नहीं पढ़ाए हैं कि नदी के द्वारा किस तरह का जो है आपका स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, वो सर बोले थे हम लोग को खुद ही पढ़ लेना, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग खुद ही पढ़ेंगे कि नदी के द्वारा किस तरह की जो है वो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हिमानी के द्वारा, फिर शुष्क और फिर आपका काष्ठ प्रदेशों में स्थलाकृतियों का निर्माण। इस वाले टॉपिक को ही हम लोग पहली पढ़ लेते हैं पहली बार, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिमानी के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण। तो इस टॉपिक को अगर हम लोग ऐसा कर ले, देखते हैं यहाँ पे। तो हिमानी के द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक हो जाएगा हम लोग का कि हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसका परिचय जानना होगा कि हिमानी के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण यानी ग्लेशियर के द्वारा टोपोग्राफी का निर्माण कैसे होता है, वो हम लोग देख लेंगे। और थोड़ा सा हिमानी का ग्लेशियर का भी कैसे फॉर्मेशन होता है, इस सब हम लोग हल्का हल्का बेसिक जो इसका इंट्रोडक्शन परिचय है वो देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो तरह का आपका कॉन्सेप्ट बनता है कि हिमानी के द्वारा दो तरह का स्थलाकृति का निर्माण होता है। एक होता है आपका अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ और एक होता है आपका निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। ये दो तरह का टोपोग्राफी यहाँ पे बनता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया है, आगे देख लीजिए। अगर हम लोग अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है आपका हॉर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रिंग, और हॉर्न को ही जो है वो सर्क भी कहा जाता है। तो हॉर्न एंड सर्क यानी कि श्रिंग और सर्क, ये पहला हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग दूसरा की बात करें तो वह है आपका टर्न लेक, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्न झील, है ना। लेक मतलब झील, तो ये हिमानी से बनता है टर्न लेक। तीसरा हम लोग बोलते हैं अरेट एंड हॉर्न यानी कि अरेट एवं श्रिंग। चौथा बनता है यू आकार की घाटी, और पांचवा बनता है हैंगिंग वैली यानी कि लटकती हुई घाटी। फिर आपका छठा बनता है क्या, तो छठा बनता है आपका पीटर नॉस्टर लेक्स। क्या बनता है, पीटर नॉस्टर लेक्स, लेक्स मतलब झील, तो पीटर नॉस्टर झील। सातवां बनता है आपका क्या, तो आपका सातवां बनता है फियोर्ड वैली। क्या बनता है, फियोर्ड वैली। फिर आठवां बनता है आपका रास गुटेनी, ठीक है, आठवां रास गुटेनी। और 9 नंबर का जो अपर्दनात्मक जो टोपोग्राफी बनता है और 9 नंबर में वो है आपका श्रिंग एवं पूंछ स्थलाकृतियाँ। तो श्रिंग एवं पूंछ स्थलाकृतियाँ ये भी बनती है, तो इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में क्या करना है आपको, कुछ नहीं, सिंपल जो भी हम बताए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें हम टोटल कितना स्थल ये टोपोग्राफी बताए हैं, 9। तो 9 को टोपोग्राफी बन रही है अपर्दनात्मक प्रक्रिया के द्वारा, हिमानी के द्वारा अपर्दनात्मक प्रक्रिया से 9 को जो है वो टोपोग्राफी का निर्माण हो रहा है। सर 9 को पढ़ाएं, और भी हो सकता है वो अलग बात है। तो 9 को टोपोग्राफी आपको याद रखना है। इस टोपोग्राफी का नाम याद कर लीजिएगा, इसका फिगर आपको बनाना होगा हर एक का, ठीक है ना। तो हर एक का फिगर बनाइएगा, और हर एक का ज़्यादा नहीं 10-10 लाइन आपको पढ़ना है, 10-10 लाइन याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ताकि आप इसको मतलब कि 2 पेज में 2.5 पेज में 9 को बता सको। 9 का फिगर बनाओगे तो पेज बढ़ेगा ना, तो कम से कम देखिए जेपीसी में आपको 8 पेज 7 से 8 पेज लिखना है, ठीक है ना। तो ऐसे कीजिएगा, तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, फिर हिमानी का निर्माण कैसे होता है वो बता दीजिएगा, फिर 2 पेज में इसको, 2 या 2.5 पेज में इसको, 2.5 पेज में इसको, मतलब 5 पेज में ये निपट गया। फिर आप थोड़ा बहुत इसमें और भी ऐड उड करके मतलब 7-8 पेज आप ले चले जाओगे, ठीक है ना। इस तरह करके आपको बतलाना है। ये हम तो 2 पेज कम ही बता रहे, शायद 3 पेज भी हो सकता है, तो ऐसा मान लीजिए। तो 10 से 12 लाइन सभी के बारे में याद कर लीजिएगा कि हॉर्न सर की क्या होता है, टर्न लेक क्या होता है, एरेट हॉर्न क्या होता है, यू आकार की घाटी कैसे बनती है, इसका निर्माण कैसे होता है, हैंगिंग वैली क्या होता है, इन सभी के बारे में जान लीजिएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि सबका जो है डायग्राम फिगर आपको पता होना चाहिए 9 का, ठीक है ना। ये आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, जिसमें अपर्दनात्मक हो गया है 9 ठो। अब हम लोग चलते हैं निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के ऊपर, यानी कि जो सेडिमेंटेशन टोपोग्राफी है ना, डिपोजिशनल टोपोग्राफी। अपर्दनात्मक मतलब होता है आपका इरोजनल टोपोग्राफी, और निक्षेपणात्मक मतलब होता है सेडिमेंटेशनल या फिर सेडिमेंटेशन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कुछ और, एक और नाम भी है ना आपका, भूल रहे शायद, इरोजन हो गया, और एक आपका निक्षेपण हो जाएगा, सेडिमेंटेशन होता है, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन टोपोग्राफी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से आएंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले इसमें आएंगे आपके, ये पहला जो टोपोग्राफी बनता है वो बनता है मोरेन्स,
अब मोरेन्स को ही हम लोग जो है वो हिमोड कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमोड। पहला बनता है मोरेन्स और मोरेन्स को ही हम लोग जो है वो हिमोड कहते हैं। अब आगे देख लीजिए, मोरेन्स को फिर 5 भागों में बांटा जाता है। पहला बनता है मोरेन्स, दूसरा बनता है ड्रमलिन, तीसरा बनता है एस्कर और चौथा बनता है ऑटवस प्लेन। ऑटवस प्लेन यानी कि हिम झीम जलोढ़ मैदान। ठीक है ना। तो ये देख लीजिए निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ कितना है वो देख लीजिए। पहला है मोरेन्स, दूसरा है ड्रमलिन, तीसरा है एस्कर, चौथा है आपका ऑटवस प्लेन यानी कि हिम जलोढ़ मैदान। ठीक है, क्लियर हो गया। 4 तरह का ये बनता है। फिर पहला जो मोरेन्स है, मोरेन्स के भी अंदर 5 तरह का स्थलाकृति और भी पढ़ना पड़ता है। मोरेन्स के अंदर 5 तरह का कौन कौन है? पहला है आपका पार्श्विक हिमोड, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरल यानी कि पार्श्विक हिमोड। दूसरा है मध्यस्थ हिमोड यानी कि मिडिल मोरेन्स। तीसरा है ये आपका तलस्थ हिमोड यानी कि ग्राउंड मोरेन्स। चौथा है अग्रांत हिमोड यानी कि इंड मोरेन्स। पांचवा है प्रतिसारी हिमोड यानी कि आपका रिसेशनल मोरेन्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो लेटरल, मिडिल, ग्राउंड, इंड, रिसेशनल मोरेन्स, ये 5 आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर 5 के बारे में और इसके बारे में पूरा जो है वो 4 गो तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृति हो गई। 4 में मोरेन्स जो है वो उसका अलग से 5 गो पार्ट हो गया। तो इन सभी के बारे में आपको जो है वो डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पे भी देख लीजिएगा तो ये 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 तरह का हो जाएगा ना। 4 गो 1 2 3 4 और 5 गो इसके अंदर। ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें भी जो है वो 9 तरह का टोपोग्राफी हो जाएगा। और इन सभी का जो है वो आपका 10-12 लाइन याद कर लीजिएगा इसका जो है कंटेंट। और उसके बाद जो है आप इसका क्या बोलते हैं मैप जरूर बनाइएगा। ठीक है ना। तो इसका भी मैप बनाइएगा तो फिर यहाँ से भी आपको काम चल जाएगा। तो हिमानिक द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, एक आपका अपरदनात्मक थी, एक आपका निक्षेपणात्मक है। दोनों समझ में आ गया है और इसी तरह करके यहाँ पे चलना है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है कि हिमानिक द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ये वाला जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद फिर हम लोग को नया पढ़ना पड़ेगा। देखिए पहला था नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ये सर नहीं पढ़ा है, ये खुद से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जान लीजिएगा इससे। फिर है हिमानिक द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, वो हम लोग देख चुके हैं, अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक दोनों। फिर है आपका शुष्क द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ और है आपका क्या है तो कास्ट प्रदेशों में निर्मित स्थलाकृतियाँ, वो भी आपको देख लेना होगा। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग ये भी देखे थे कि आपका जो वोल्केनो को हम लोग जो है प्लेट टेक्टोनिक से जोड़े भी थे और हम लोग देखे थे इससे किस तरह के जो है वो निर्मित होती है स्थलाकृतियाँ, वो भी हम लोग देख चुके हैं ना पिछले क्लास में। तो वहाँ से इसको भी जो है वो आप कनेक्ट कीजिएगा, है ना। तो ज्वालामुखी क्रियाओं से जो निर्मित स्थलाकृतियाँ थी, जैसे कि हम लोग बात किए थे अंतर्भेदी स्थलाकृतियाँ, बहिर्भेदी स्थलाकृतियाँ, ये सब हम लोग पढ़े थे। अंतर्भेदी में हम लोग पढ़े थे बैथोलिथ, पैकोलिथ, लेपोलिथ, डायक, सील, सीट, ये सभी। और बहिर्भेदी स्थलाकृतियाँ में हम लोग पढ़े थे एक केंद्रीय उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियाँ जो कि 5 तरह का था, और एक पढ़े थे हम लोग दरारी उद्गार। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें इसके आगे की चर्चा करते हैं तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कास्ट स्थलाकृतियाँ, यानी कि जो आपका कास्ट टोपोग्राफी है ये, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछने का बहुत ज़्यादा इसका अगर चांस है, पूछा जा सकता है। नहीं पूछा गया तो अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूछने का, प्रबल इसमें ये दावेदार है पूछने के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो कास्ट टोपोग्राफी सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देखेंगे डिटेल से कि इसका परिचय क्या होता है। फिर हम लोग कास्ट टोपोग्राफी का हम लोग लोकेशन देखेंगे, इंडिया में इसका लोकेशन कहाँ है, वर्ल्ड में इसका लोकेशन कहाँ है, और अगर झारखंड में इसका लोकेशन बनता है तो वो कहाँ पे बनता है, ये सभी हम लोग देख लेंगे मैप के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है कास्ट टोपोग्राफी, मतलब सिंपल समझो ना कि जो चूना पत्थर वाला जो क्षेत्र होता है ना, कास्ट क्षेत्र, यानी कि जो चूना पत्थर का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे कैसी जो है वो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है ना, इसको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो इसी में पढ़ना है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे दोनों तरह का देखेंगे, स्थलाकृतियाँ देखेंगे, अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक दोनों तरह का जो है वो टोपोग्राफी को यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। तो चूना पत्थर क्षेत्र में अपरदनात्मक या फिर घोलन प्रक्रिया के कारण निर्मित स्थलाकृतियाँ, तो अपरदनात्मक या फिर जो घोलन प्रक्रिया है इसके कारण जो भी निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है आपका लेपिज को ही करेन भी बोला जा रहा है। दूसरा है आपका विंध्यन छिद्र यानी कि सैलो होल और उससे संबंधित टोपोग्राफी। तो पहला है लेपिज, दूसरा है विंध्यन छिद्र,
ठीक है। ये सभी क्या है, अपरदनात्मक टोपोग्राफी है। चूना पत्थर क्षेत्र में अपरदन प्रक्रिया से या फिर घोलन प्रक्रिया से ये सब बन रही है। तो अपरदनात्मक स्थलाकृतियों में पहला पढ़ेंगे हम लोग लेपिज, जिसको हम लोग करेन भी कहते हैं। दूसरा पढ़ेंगे बिंदियन छिद्र यानी कि सॉलो होल, ये भी अपरदनात्मक जो है अपर टोपोग्राफी है, स्थलाकृति है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि बिंदियन क्षेत्र से संबंधित जो भी टोपोग्राफी है उनके बारे में भी, वो 3 तरह का है। वह एक है आपका घोल रंध्र यानी कि सिंक होल है। दूसरा है आपका विलियन छिद्र यानी कि स्वालो होल। तीसरा है डोलाइन छिद्र यानी कि डोलाइन होल। तो विलियन छिद्र यानी कि आपका आपका क्या है, स्वालो होल। बिंदियन छिद्र यानी कि स्वालो होल से संबंधित टोपोग्राफी 3 तरह का है, सिंक होल, स्वालो होल और डोलाइन होल, ये तीनों इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका इसी में अपरदनात्मक ये स्थलाकृतियाँ में पहला था लेपिज, जिसको हम करेन बोल रहे हैं। दूसरा है बिंदियन क्षेत्र से संबंधित जो भी स्थलाकृतियाँ वो। तीसरा आ जाएगा इवाला छिद्र, जिसको हम लोग बोलेंगे इवाला होल, और इसके ओरिजिन का क्या कारण है ये सभी भी हम लोग को देखना पड़ेगा। चौथा है आपका पोल्जे। ठीक है। पाँचवा है आपका ब्लाइंड वैली यानी कि अंधी घाटी। फिर छठा है आपका कास्ट वेब, वेब नहीं केव, कास्ट केव, जिसको हम लोग बोलते हैं कंदरा। फिर आपका सातवां हो जाएगा प्राकृतिक पुल, जिसको हम लोग कास्ट पुल या फिर ब्रिज कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें टोटल 6-7 को पढ़ना पड़ेगा। लेपिज, जिसको करेन बोल रहे हैं। फिर आपका बिंदियन छिद्र यानी कि स्वालो होल। उसके बाद इवाला छिद्र। उसके बाद पोल्जे। उसके बाद ब्लाइंड वैली, कास्ट केव। उसके बाद फिर प्राकृतिक पुल या फिर कास्ट पुल या फिर ब्रिज, ये सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। और ये सभी क्या हो जाएगा आपका कास्ट क्षेत्र में यानी कि चूना पत्थर क्षेत्र में अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ ये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। फिर यहाँ पे सभी का डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, 8-10 लाइन सबका या आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सभी का डायग्राम आपको एकदम मस्ट है, याद होना चाहिए। सभी का डायग्राम भी बहुत ज़रूरी है, तो सभी का डायग्राम भी जो है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ तक ये हो जाएगा आपका। फिर देख लीजिए नेक्स्ट आपका चूना पत्थर क्षेत्र में जो है वो आपका निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। अभी तो आपका अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ बता दिए 7-8 को, अब आपका निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ भी बन रही है ना, तो उनको भी बतलाना होगा हम लोगों को। इसमें क्या क्या बनता है, एक बनता है आपका स्टाइलेक्टाइट, दूसरा बनता है स्टाइलेगमाइट। पहला बनता है स्टाइलेक्टाइट, पहला स्टाइलेक्टाइट, दूसरा स्टाइलेगमाइट, तीसरा है केव पिलर, चौथा है आपका होली साइट, पांचवा है हेलिगमाइट। तो स्टाइलेक्टाइट, स्टाइलेगमाइट, केव पिलर, हेलिक्साइट, हेलिगमाइट, ये सभी आपका बनेगा। और इन अगर हम लोग पाँचों को अगर मिला देंगे तो पाँचों को हम लोग बोलते हैं स्पेलियोथीम्स। क्या बोलते हैं, स्पेलियोथीम्स। पाँचों को अगर हम लोग एक साथ मिला दिए तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पेलियोथीम्स। तो चूना पत्थर में निर्मित जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है वो आपका 5 तरह का है, स्टाइलेक्टाइट, स्टाइलेगमाइट, केव पिलर, हेलिकटाइट और हेलिगमाइट, ये पांचों बनेगा। पांचों को एक साथ मिलाकर हम लोग स्पेलियोथीम्स कहते हैं। ठीक है ना, इन पांचों को जो है वो आपको डिटेल से बताना होगा क्या क्या है, 10-12 लाइन में, ज़्यादा नहीं। और फिर आपको डायग्राम बता देना होगा। ठीक है, सिंपल। तो फिर डायग्राम बना दीजिएगा, 10-12 लाइन इसके बारे में लिख दीजिएगा, तो वो आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे 2 तरह का जो टोपोग्राफी हम लोग देख चुके हैं। एक आपका ग्लेशियर के द्वारा निर्मित टोपोग्राफी देख लिए, वो भी हम लोग इरोजनल और आपका ये सेडिमेंटेशन टोपोग्राफी दोनों देखे। उसके बाद कास्ट स्थलाकृतियाँ देखे, जिसमें हम लोग चूना पत्थर क्षेत्र में जो घोलन प्रक्रिया से निर्मित जो स्थलाकृति है उसके बारे में पढ़े। एक है आपका इरोजनल टोपोग्राफी यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आपका सेडिमेंटेशन टोपोग्राफी दोनों देख लिए हैं। ठीक है, तो 2 टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वह है आपका वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। यहाँ पे वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृति लिखा हुआ था, तो वैसा तो लिखा हुआ नहीं था, लेकिन सर इसको भी पढ़ा है, तो यहाँ पे इसको भी याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, कि वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण हम लोग देखते हैं, वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो यहाँ पे देख लीजिए वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो सबसे पहले वायु का अपर्दन पढ़ना पड़ेगा आपको कि वायु अपर्दन क्या है। जैसे कि आपको हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, तो यहाँ पे आपका हिमानी अपर्दन पढ़ना पड़ेगा, हिमानी निक्षेपणात्मक पढ़ना पड़ेगा। उसी बार कास्ट स्थलाकृतियाँ में कास्ट प्रदेश में अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ जैसे पढ़े, उसी तरह हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो आपका पढ़ेंगे कि वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, तो वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वायु अपर्दन जानेंगे, ये क्या है क्या नहीं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे छोटा सा डिटेल से, है ना। उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो है वो आपका ये पढ़ेंगे हम लोग कि वायु द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ।
तो वायु के द्वारा भी ये बनती है ना, तो कुछ अपरदनात्मक स्थलाकृति बनती है और कुछ आपका निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ, फिर हम लोग दूसरा पढ़ेंगे निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के बारे में। तो देखिए, वायु के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ इसमें टोटल 8 हुआ है। कौन कौन है देख लीजिए। पहला है अपवाहन गर्त, जिसको वादी, जिसको मरु उद्यान या फिर इसी को ब्लो आउट कहा जाता है। तो अपवाहन गर्त जिसको ब्लो आउट कहा जा रहा है, इसी को ही वादी, अपवाहन वादी या फिर अपवाहन मरु उद्यान भी कहा जा रहा है, ब्लो आउट। दूसरा है आपका छत्रक शिला यानी कि मशरूम रॉक। मशरूम रॉक हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 से ही हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो छत्रक शिला यानी कि मशरूम रॉक। तीसरा है इंसेलबर्ग। चौथा है भू स्तंभ, जिसको हम लोग डिमोसिस सेल्स कहते हैं, डिमोई सेल्स कहते हैं। तो भू स्तंभ यानी कि डिमोई सेल्स। फिर पांचवा है आपका जियोगेन। छठा है यारडॉग्स, तो यारडॉग्स। सातवां है आपका ड्राई काउंटर और इसी को ही बेंटिफैक्ट्स भी बोला जा रहा है, ड्राई काउंटर और बेंटिफैक्ट्स। फिर आठवां है आपका वायु खिड़की या फिर वायु पुल, या तो वायु यानी कि विंड विंडो या फिर विंड ब्रिज, ये भी आप आ जाएगा। तो अपरदनात्मक स्थलाकृति कितना तरह का है, तो आपका 8 तरह का है। पहला है आपका अपवाहन गर्त, जिसको अपवाहन वादी और इसी को ही अपवाहन मरु उद्यान भी कहा जा रहा है, ब्लो आउट, ठीक है। दूसरा है छत्रक शिला, जिसको हम लोग मशरूम रॉक कहते हैं। तीसरा है इंसेलबर्ग। चौथा है भू स्तंभ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो डेमोई सेल्स। फिर आपका पांचवा है जियोगेन। छठा है यारडोंग। सातवां है आपका ड्राई काउंटर, जिसको हम लोग बेंटिफैक्ट्स भी कहते हैं। और सातवां है वायु खिड़की या फिर वायु पुल। इन सभी के बारे में आपको मैप बनाना पड़ेगा 8 का, और 10 लाइन इसके बारे में आपको लिखना होगा। ज़्यादा नहीं, 10 लाइन लिखिएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिए आप, यहाँ पे वायु के द्वारा जो अपरदनात्मक प्रक्रिया से स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा था वो आप बता दिए। अब आपको पढ़ना पड़ेगा कि वायु के द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। तो वायु के द्वारा जो भी स्थलाकृति बन रही है निक्षेपणात्मक प्रक्रिया से, अब उसको बतलाना होगा। सबसे पहले निक्षेपणात्मक प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आपको बताना होगा, निक्षेपणात्मक प्रक्रिया के बारे में। उसके बाद इसका कारण बताना होगा कि ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें 2 तरह का कारण बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायु के वेग में कमी होता है, यानी कि स्पीड में कमी हो जाता है, और वायु के मार्ग में उत्पन्न जो अवरोध है ये, तो वायु के मार्ग में भी उत्पन्न होता है ना अवरोध, रेजिस्टेंस, तो इसके कारण जो है आपका निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब देख लीजिए, इसमें ये वायु के अपरदन से जो भी निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ बनती है वो आपका 3 तरह का मेन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। कितने तरह का, 3 तरह का निक्षेपणात्मक प्रक्रिया से। पहला है आपका उर्मिका चिन्ह। पहला है उर्मिका चिन्ह, दूसरा है बालू का स्तूप और तीसरा है लोयस मैदान। तो 3 तरह का टोपोग्राफी बनता है वायु के द्वारा निक्षेपण प्रक्रिया से। पहला है उर्मिका चिन्ह, दूसरा है बालू का स्तूप और तीसरा है लोयस मैदान। तीनों को एक एक करके डिटेल से हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका बालू का स्तूप है, क्योंकि ये अलग से बनता है, ठीक है ना, अलग से बहुत बड़ा बनता है इसलिए इसको, ठीक है ना। तो उर्मिका चिन्ह बता दीजिएगा आप, इसको 10 लाइन लिख दीजिएगा। फिर आप लोयस मैदान के लिए बारे में भी 10 लाइन लिख दीजिएगा। फिर बालू का स्तूप क्या है उसके बारे में आपको बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे बालू का स्तूप को थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा, इसको ज़्यादा डिटेल से बता दीजिएगा। कैसे बताइएगा डिटेल से वो देख लीजिए, यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। तो बालू का स्तूप के लिए क्या कीजिएगा, सिंपल कुछ कीजिएगा नहीं, केवल बालू का स्तूप के बारे में लिख दीजिएगा कि बालू का स्तूप के निर्माण हेतु आवश्यक क्या क्या दशाएं हैं, इसके बारे में 3 से 4 लाइन लिख दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, कि इसके लिए निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यक जो दशाएं हैं वो बता दीजिएगा। उसके बाद फिर बालू का स्तूप को फिर फर्दर डिवाइड कीजिएगा कि आकृति के अनुसार बालू का स्तूप का विभाजन किया जाता है, आकृति के अनुसार। तो आकृति के अनुसार बालू का स्तूप का जो विभाजन है वो 3 प्रकार से होता है। कौन कौन होता है वो देख लीजिए। पहला है आपका अनुप्रस्थ बालू का, जिसको हम लोग बरखान कहते हैं। अनुप्रस्थ यानी कि आपका ट्रांसवर्स बालू का, जिसको हम लोग बरखान कहते हैं। दूसरा है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, जिसको हम लोग सीप कहते हैं, सीप, ठीक है ना। तो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप यानी कि लॉन्गिट्यूडनल बालू का स्तूप, जिसको हम लोग सीप कहते हैं। एक आपका ट्रांसवर्स बालू का स्तूप है, जिसको हम लोग बरखान कह रहे हैं, ठीक है। फिर आपका एक है ये अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, जिसको हम लोग सीप कहते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल बालू का स्तूप, जिसको हम लोग सीप कहते हैं। और तीसरा है आपका परवलयाकार बालू का स्तूप। तीसरा क्या है, परवलयाकार बालू का स्तूप, जिसको हम लोग पैराबॉलिक कहते हैं, पैराबॉलिक
बालू का स्तूप कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया है। 3 गो। तो आकृति के अनुसार बालू का स्तूप का फिर से विभाजन कीजिएगा 3 तरह का। एक आपका बतलाइएगा बरखान, एक आपका सीफ और एक आपका पैराबोलिक जो बालू का स्तूप बन रहा है वो, ठीक है। फिर तीनों के बारे में क्या क्या बताइए। देखिए सबसे पहले आपका बरखान के बारे में डिटेल से बतलाना होगा। बरखान क्या है, बरखान का डायग्राम बनाना होगा। बरखान का प्रवसन यानी कि माइग्रेशन हो रहा है वो बताना होगा। अनुप्रस्थ को ही हम लोग ट्रांसवर्स कहते हैं और अनुदैर्ध्य को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, ये बतलाना होगा, ठीक ना। उसके बाद सेकंड आ जाइएगा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जिसको हम लोग सीफ कहते हैं। ये कहाँ बनता है, इसका जो है उत्पत्ति का ये बना दीजिएगा, दशाएँ बताइएगा। फिर इसके बारे में डिटेल से बतला के 10 लाइन में। उसके बाद इसका एक डायग्राम बना दीजिएगा सुंदर सा, फिर आगे बढ़ जाइएगा। फिर आपका जो परवलयाकार बालू का स्तूप है पैराबोलिक वाला, उसका भी आप डिटेल से बतला दीजिएगा, उसको भी बतलाइएगा। उसके बाद जो है वो आप इसका भी यहाँ पे मैप बना के डायग्राम बना के आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है ना। तो ये जो है वो आपका वायु के द्वारा निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ वाला भी जो है वो पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ से पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी में थोड़ा सा और आप जोड़ सकते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहते हुए जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है ना। कि ये यहाँ पे थोड़ा सा वाटर वाला जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर पढ़ाए थे वाटर वाला पॉइंट हल्का सा, तो उसको भी यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। इसको आप चाहे तो पवन वाला में लिख भी सकते हैं, नहीं चाहे तो आप इसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये अगर आप जल वाला कहीं लिख रहे हैं तो आप इसको वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा में थोड़ा याद कर लीजिए कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहते हुए जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन कौन है, ठीक है ना। तो वो बताइएगा आप। जैसे कि इसी में बताइएगा कि पहले मरुस्थलीय क्षेत्र में बहता हुआ जल को दिखलाइएगा, वहाँ पे डायग्राम वगैरह बना दीजिएगा। फिर इसी में बताइएगा कि बॉल्सन क्या है, तो बॉल्सन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। फिर कि जो बॉल्सन जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में बहते हुए जल के कारण ये टोपोग्राफी बनता है, उसको हम लोग बॉल्सन कहते हैं, ठीक ना। तो इसका भी डायग्राम बना दीजिएगा। फिर बताइएगा कि बॉल्सन में अपर्दन और निक्षेपण प्रक्रिया के कारण बहते हुए जल में मेनली 3 तरह का टोपोग्राफी होता है। तो बॉल्सन के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण दोनों प्रक्रिया के कारण जो है वो 3 तरह का जल का जो 3 तरह का टोपोग्राफी का निर्माण होता है वो बताइएगा। एक है आपका प्लाया टोपोग्राफी, दूसरा है पर्वत पदीय जो है वो इस क्षेत्र में टोपोग्राफी बनता है, और तीसरा बनता है आपका बजादा। तो बजादा, पर्वत पदीय क्षेत्र और आपका प्लाया, ये 3 तरह का टोपोग्राफी बनेगा। कहाँ पे, मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनेगा। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनता है कहाँ पे, तो ये पानी के द्वारा बनता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो बॉल्सन में अपर्दन और निक्षेपण प्रक्रिया के कारण बहते हुए जल के द्वारा मेनली 3 तरह का टोपोग्राफी बनता है, प्लाया, पर्वत पदीय क्षेत्र और आपका बजादा या बजादो बोलते हैं, याद कर लीजिएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा और उसका थोड़ा सा मैप बना दीजिएगा, फिर जो है वो आपका यहाँ पे काम चल जाएगा। मैप वो बनाकर आगे बढ़ जाइएगा। पूरा परफेक्ट मैप नहीं बनाना है, आपको भी पता है, क्योंकि एग्जामिनर को बस पता होना चाहिए कि हाँ बच्चे को पता है और वो बना सकता है, ये नहीं बोरी बोरी बनाकर कुछ भी नहीं आ जाना है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे इस तरह करके हम लोग इसको डिवीज़न करते हैं, ठीक है। तो ये जो था आपका ऐसे, तो ये जो यूनिट दो है, यूनिट 2 में ज़्यादा कुछ नहीं था, इतना ही कुछ पढ़ना था हम लोग को। तो यूनिट 2 में पहला लिखा हुआ चट्टानों के प्रमुख प्रकार एवं उनकी विशेषताएं, और इस वाले जो टॉपिक है इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो अभी आपको बताया गया, इसको हम लोग केवल पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, मेंस के लिए नहीं पढ़ेंगे। फिर इसी में नदी के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण, हिमानी के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण, शुष्क और काष्ठ प्रदेशों में स्थलाकृतियों का निर्माण, ये पढ़ना था। तो हम लोग हिमानी के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण पढ़े, काष्ठ क्षेत्र में स्थलाकृतियों का निर्माण पढ़े, वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण पढ़े, मतलब 3 तरह का पढ़े। इसमें हम लोग नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण नहीं पढ़े थे, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, या तो इसको जोड़ लीजिएगा कहीं से, अगर होगा हम तो उसको बना देंगे, ठीक है ना, बता भी देंगे। फिर आपका जो है आपका शुष्क क्षेत्र में वो स्थलाकृतियों का निर्माण, वो भी हम लोग इसमें नहीं देखे थे। अभी देख लीजिए, इसमें बताया जा रहा है कि वोल्केनिज्म यानी कि ज्वालामुखी के द्वारा यह स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, वो भी आप पढ़ चुके हैं, उसको भी कनेक्ट कीजिएगा। ग्लेशियर के द्वारा यानी हिमानी के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण, विंड यानी कि हवा के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण, और आपका काष्ठ के द्वारा जो है काष्ठ यानी चूना पत्थर के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण जो है टोपोग्राफी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना। इसमें हम लोग नदी वाला जो है वो स्थलाकृतियों का निर्माण नहीं पढ़ेंगे, और चट्टानों के प्रमुख प्रकार एवं उनकी जो विशेषताएं हैं ये केवल हम लोग मेंस में पढ़ेंगे, एमसीक्यू के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक ना। मेंस के लिए इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे देख लो, यूनिट 2 में बस हम लोग केवल इतने ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या क्या पढ़े, वोल्केनिज्म यानी कि ज्वालामुखी द्वारा, ज्वालामुखी हम लोग यूनिट 1 में पढ़े थे,
और उसको उसके द्वारा भी टोपोग्राफी का निर्माण हुआ था। अगर कभी कहीं अगर सिंपल ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि टोपोग्राफी यानी कि स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे होता है, अलग अलग तरह का और स्थलाकृतियों का के बारे में बतलाना होगा, तो आपको 4-5 तरह का स्थलाकृति जोड़ के बता दीजिएगा। आपका ज्वालामुखी का, ग्लेशियर का, विंड का, कास्ट का, इन सभी का जोड़ के बना दीजिएगा, बहुत अच्छा सुंदर को आंसर बनेगा आपका, ठीक है ना। तो ये सब बताकर जो है वो आप आगे बढ़ जाइएगा इसमें, ठीक है। ज़्यादा इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है फिर, ठीक है। इसको बनाकर आप इसमें जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो और हम लोग ये भी जानते हैं कि यूनिट 1 में जो आपका 6-7 गो टॉपिक था, उसमें से केवल हम लोग 5 टॉपिक ही पढ़े हैं। सुनामी वाला टॉपिक जो है वो हम लोग उसमें जो है वो नहीं पढ़े थे। इसमें यहाँ पे 5 लिखा हुआ, 5 नहीं बल्कि यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भी याद कर लीजिएगा। तो यूनिट 1 में टोटल जो है वो टोटल 7 टॉपिक है आपके, जिसमें से हम लोग ये क्या बोलते हैं 6 टॉपिक के बारे में, 6 भी नहीं 5 टॉपिक ही पढ़े हैं 7 गो टॉपिक में से, ठीक है ना। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। तो बस नहीं है आपका यूनिट 1, यूनिट 2 यही था आपका, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अगर आपको 2 चीज़ पढ़ना पड़ेगा इसमें, यूनिट 2 अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। यूनिट 2 में भी हम एक चीज़ और भी इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। वो ऐड क्या कर देंगे कि नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति, और उसके बाद जो है वो आपका क्या बोलते हैं इसको, ये चट्टानों के विभिन्न प्रकार और उसकी विशेषताएं वाला जो टॉपिक है उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करके हम बता देंगे, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो फिर तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।